हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था आयोनाइजेशन चैम्बर अर्थात आयनन कोष। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। स्टूडेंट, आज अपन आयोनाइजेशन चैम्बर को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और हम पूरा समझेंगे कि आयोनाइजेशन चैम्बर की बनावट क्या होती है, वर्किंग क्या होती है अर्थात स्ट्रक्चर, वर्किंग, ग्राफ, एडवांटेज और ड्रॉबैक। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो मैंने इस हिसाब से बनाया है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उसको आप कंप्लीट कैसे कर सको, क्योंकि ये आयोनाइजेशन चैम्बर का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो सीधे पूछा जाता है। इसमें सिद्धांत वगैरह नहीं पूछे जाते, कैलकुलेशन नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो मैं इसको आपको इस हिसाब से बताऊंगा कि आपको बस ये कॉन्सेप्चुअली क्या है समझ आए। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अपन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट, आयोनाइजेशन चैम्बर की सबसे पहले अपन देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होती है या बनावट क्या होती है। ठीक है, आयोनाइजेशन चैम्बर का मतलब होता है आयनन कोष। ठीक है, अब आयनन से सीधा समझ में आ रहा है कि भाई उसमें कोई एक चैम्बर होगा जिसमें अपन गैस भरेंगे और उसका क्या करेंगे, अपन आयनन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अपन पहले बनावट देखते हैं, उसके बाद वर्किंग देखते हैं, उसके बाद उसके ग्राफ देखते हैं, एडवांटेज और ड्रॉबैक। ड्रॉबैक यानी कमियां। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें इसकी बनावट की, तो ये बनावट सेम ऐसे ही है जैसे किसकी होती है, गैस फील्ड डिटेक्टर की। ठीक है, सेम एज इट इज़। ठीक है, इसकी कुछ बारे में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स का सबसे पुराना और सबसे बेसिक क्या है, अपरेटस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अपन टीवी की बात करें ना, तो सबसे पहले पुराने ज़माने में जो ब्लैक एंड वाइट टीवी आती थी उसको अपन बेसिक मानते हैं कि नहीं। आजकल तो चलो एलईडीज़ वगैरह आने लगी, तो मतलब एक टीवी की बात करें तो सबसे पुरानी बेसिक टीवी ब्लैक एंड वाइट होगी। ठीक है, जैसे कार की बात करें, ठीक है, तो फोर्ड की जो विंटेज कारें आती थी तो वो बेसिक कारें होगी। अब तो गाड़ी मर्सिडीज वगैरह मतलब पावरफुल भी आने लगी, तो ये अलग अलग है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का ये सबसे पुराना क्या है, अपरेटस है, पहली बात। दूसरी बात, यह अपरेटस हाई आयोनाइजेशन चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। हाई आयोनाइजेशन चार्ज पार्टिकल को ही क्या करता है, डिटेक्ट। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हाई आयोनाइजेशन चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, तो एकदम सिंपल बताऊं, इनका एग्जाम्पल तो होता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, एग्जाम्पल तो होता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, एग्जाम्पल अल्फा पार्टिकल। अब ये हाई आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल क्यों कहलाते हैं कि जब ये इस गैस से गुजरेंगे, समझना स्टूडेंट बहुत सिंपल है, जब ये इस चैम्बर से गुजरेंगे तो इसमें क्या भरी हुई है, इसमें अक्रिय गैस भरी हुई है। इन अक्रिय गैस को क्या कर देंगे, आयोनाइज तो कर देंगे, लेकिन इनकी पावर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये बहुत पावरफुल क्या करते हैं, आयोनाइजिंग करते हैं, अर्थात किसी भी गैस का बहुत पावरफुल क्या करते हैं, आयनन करते हैं। मतलब ये यहाँ से गुजरेंगे ना तो श्योर इस गैस का क्या करेंगे, आयनन करेंगे, और बहुत ही पावर के साथ। ऐसे नहीं है कि भाई 15 पार्टिकल आए उनमें से 2 ने क्या किया, आयोनाइज किया, बाकी 12-13 ने किए ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। इनकी पावर क्या होती है, हाई आयोनाइजिंग होती है। ठीक है, तो मतलब वो जो नाभिकीय अभिक्रिया हुई, ठीक है, उससे जो पार्टिकल निकले वो किससे गुजरेंगे, इस चैम्बर से गुजरेंगे। तो वो चैम्बर से जब गुजरेंगे तो इस गैस के जो जितने भी परमाणु हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आयोनाइज्ड करेंगे। ठीक है, तो अब अपन वापस हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं सॉरी, जिसका नाम था स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, चैम्बर है। ठीक है, एक प्रकार का कोष्ठ है जिसमें क्या भरी हुई है, अक्रिय गैस। क्या भरी हुई है, अक्रिय गैस। ठीक है, अक्रिय गैस में जैसे मान लीजिए वायु आ गई, ठीक है, जैसे आर्गन आ गई, ऐसे। ठीक है, तो इस कोष्ठ में क्या भरी हुई है स्टूडेंट, बनावट की बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले भरी हुई है कोष्ठ में हमारे अक्रिय गैस। क्या भरी हुई है, अक्रिय गैस। ठीक है, जैसे ड्राई एयर आ गया, ठीक है, ड्राई एयर आ गया, और जैसे नोबल गैस आ गई, ठीक है, जैसे आर्गन वगैरह गैसेज आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लगी होती है धातु की बेलनाकार नली, जिसकी लेंथ कितनी होती है स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर। जिसकी लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, अर्थात 10 सेंटीमीटर की धातु की बेलनाकार नली लगाते हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक महीन सा हल्का सा यहाँ पे तार लगा हुआ है ना, तो ये तार क्या काम करता है स्टूडेंट, ये तार काम करता है एनोड का, मतलब पॉजिटिव का। ठीक है, और जो धातु की बेलनाकार नली है वो किसका काम करेगी स्टूडेंट, वो काम करेगी कैथोड का। ठीक है, एनोड और कैथोड का काम समझ में आया। अब स्टूडेंट, अब अपन देखते हैं कि जो अक्रिय गैस भरी हुई है इसमें एनोड है, कैथोड है, लेकिन बीच में ये जो ब्लैक कलर के ए और बी जो पार्ट लगे हुए हैं वो किस चीज़ के हैं, तो ये है स्टूडेंट इंसुलेटर, अर्थात कुचालक।
ये क्या है, कुचालक पदार्थ। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे कुचालक पदार्थ को क्यों लगाया। तो यहाँ पे कुचालक पदार्थ लगाने का स्टूडेंट सीधा सा मतलब ये है कि अपन देखिए यहाँ पे क्या है, एनोड, ठीक है, सॉरी कैथोड नेगेटिव, ये क्या है स्टूडेंट पॉजिटिव, दोनों मिल गए तो क्या होगा, स्पार्किंग होगा। स्पार्किंग होगा तो हमारा अपरेटस काम नहीं करेगा, डिफ्यूज हो जाएगा, अर्थात खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक ही जगह मिल गए, एक ही जगह मिल गए तो क्या हो गया, अपरेटस खराब हो गया। तो ये मिले नहीं, ये क्या रहे, सेपरेट रहे। इसके लिए अपन क्या लगाते हैं, कोई विद्युत रुद्ध, जैसे मान लीजिए लकड़ी का गुटका लगा दिया, ठीक है, या प्लास्टिक का कोई गुटका लगा दिया, ऐसी मेटल जो इंसुलेटर हो उसके क्या लगा देते हैं अपन, गुटके लगा देते हैं, ताकि ये क्या रहे, ये तार और धातु की जो बेलनाकार नली है स्टूडेंट वो क्या रहे, सेपरेट रहे, अलग अलग रहे। ठीक है स्टूडेंट, फिर बनावट पे आगे बात करें तो आप देखोगे कि कैपेसिटर लगा हुआ, रेजिस्टेंस लगा हुआ, एम्पलीफायर लगा हुआ, और यहाँ पे लगा होता है काउंटर। स्टूडेंट इस जगह पे लगा होता है काउंटर। काउंटर क्या करता है स्टूडेंट, गिनने का काम करता है। ठीक है, अभी मैं केवल आपको क्या बता रहा हूँ स्टूडेंट, स्ट्रक्चर। तो बनावट में आप समझ लीजिए, यहाँ पे लगी होती है बैटरी, और बैटरी का वोल्टेज क्या रहता है, हाई वोल्टेज। ठीक है, ये 10 से 200 वोल्ट के आसपास रहता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं किस पे, बनावट के बाद अपन बात करते हैं वर्किंग पे, कि ये काम कैसे करता है, ये गैसों को डिटेक्ट कैसे करता है, या सॉरी ये जो नाभिकीय अभिक्रियाओं से जो पार्टिकल्स निकलते हैं उनको डिटेक्ट कैसे करता है। तो इसके लिए कुछ नहीं है स्टूडेंट, सिंपल सा प्रोसेसर है। आप क्या करवाइए, नाभिकीय अभिक्रिया करवाइए। ठीक है, उससे जो चार्ज पार्टिकल निकले, अब कंडीशन एक ही है कि वो होने कौन से चाहिए, हाई आयोनाइजिंग पावर के चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। मतलब उनकी आयनीकरण की क्षमता क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब स्टूडेंट आयनीकरण की क्षमता जब बहुत ज़्यादा होगी, अब तो आप सोचो कि ये इसको क्या करेंगे, आयनित करेंगे। आयनित करेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बनेंगे और कुछ पॉजिट्रॉन बनेंगे, या मैं कुछ कर दूँ कि कुछ एनायन बनेंगे और कुछ क्या बनेंगे, कैटाइन बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये अल्फा पार्टिकल आया हमारा, किस में, इस चैम्बर में। ठीक है, अल्फा पार्टिकल आया, यहाँ पे कुछ एक न्यूक्लियस, बाहर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बहुत सारे भरे हुए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से टक्कर करेगा, टक्कर करेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर बाहर निकल गया तो स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बन गया, एनाइन। ठीक है, और कैटाइन का फॉर्मेशन क्या हो गया, एक साथ हो गया। इलेक्ट्रॉन तो एनाइन और जो पॉजिट्रॉन रहा वो क्या बन गया, कैटाइन बन गया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो करेंगे स्टूडेंट, एनोड या कैथोड। आप सोचो, एनोड या कैथोड, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कैथोड की, सॉरी ये एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे जमने स्टार्ट हो जाएंगे क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन। अब बचे क्या आपके जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्या मतलब चार्ज पार्टिकल इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो होगा, तो क्या बहेगी, एक धारा बहेगी स्टूडेंट। ठीक है, उस धारा को अपन रजिस्टर के अक्रॉस जब गुजारेंगे तो एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। सिंपल किसके अकॉर्डिंग होगा, V = IR के अकॉर्डिंग। V = IR के अकॉर्डिंग क्या होगा स्टूडेंट, वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उससे अपन क्या करेंगे, उससे अपन एम्पलीफायर करके, मतलब वोल्टेज को अपन एम्पलीफाई करके काउंटर में से गुजारेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो कितने निकले हैं। ठीक है, तो इससे अपन डिटेक्ट कर पाएंगे कि अल्फा पार्टिकल आया या बीटा आया या व्हाटएवर जो भी पार्टिकल आया, कितनी संख्या में क्या आए, कण आए। तो बस इतना ही काम करता है कौन सा, ये आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा स्टूडेंट कि भाई सर जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन गए तो यहाँ पर वोल्टेज का क्या काम है, यहाँ पर वोल्टेज का क्या काम है। तो वोल्टेज का सिंपल सा काम है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि आपने अल्फा चार्ज पार्टिकल है हाई आयोनाइजेशन वाले, वो इसमें से गुजार तो दिए, ठीक है, गुजार तो दिए, बट आपने वोल्टेज नहीं लगाया। तो एक बार तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके बाहर तो चला जाएगा, लेकिन उसके जस्ट बगल में एक परमाणु ऐसा भी होगा जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, त्यागा है। तो उसने यदि इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है तो उस पर कौन सा चार्ज है स्टूडेंट, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज बोलेगा कि हाँ भाई तुरंत आप मेरे साथ आ जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक दूसरे को वापस क्या कर देते हैं, डिफ्यूज़ कर देते हैं। ठीक है, डिफ्यूज़ कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कोई धारा बहेगी नहीं, धारा नहीं बहेगी तो यहाँ पे क्या होगी, आपको वोल्टेज ही नहीं मिलेगा, और वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आप किसका एम्प्लीफिकेशन करोगे, और एम्प्लीफिकेशन ही नहीं करोगे तो काउंटर का क्या मतलब है, और काउंटर नहीं लगाओगे तो वापस अपन पार्टिकल्स को क्या नहीं कर सकते, डिटेक्ट
नहीं कर सकते। तो वोल्टेज का क्या काम होता है? सेपरेट करना। सेपरेट करना मतलब कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव जो बैटरी का सिरा है जिसको अपन एनोड बोलते हैं, वो कहेगा आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या मतलब एनोड पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की परत जमनी स्टार्ट हो जाएगी और उस पर पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि सेपरेट कर सकते हैं, तभी अपन को क्या मिलेगी? धारा, और तभी अपन क्या कर पाएंगे? कोई भी पार्टिकल्स को क्या कर पाएंगे? डिटेक्ट कर पाएंगे स्टूडेंट। तो ये तो क्या रही स्टूडेंट इसकी वर्किंग होगी। ठीक है, वर्किंग के बाद अब अपन स्टूडेंट बात करते हैं ग्राफ्स की। ठीक है, तो ग्राफ बहुत सिंपल है स्टूडेंट। ये ग्राफ तीन चीज़ों के लिए बना है यहाँ पे। पहला तो स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये लीजिए। ठीक है, पहला तो है अल्फा बीटा और दूसरा किसके लिए? संतृप्त धारा के लिए। ठीक है स्टूडेंट, इसमें बस आप इतना ही ध्यान रखना, यहाँ पे वोल्टेज V1 होता है, यहाँ पे वोल्टेज V2 होता है। इन दोनों वोल्टेज की यदि आप रेंज में क्या रख रहे हो? वोल्टेज रख रहे हो, तो आपको जो धारा मिलेगी स्टूडेंट वो क्या मिलेगी? लगभग कंटिन्यूस धारा मिलेगी। और जितना मान लीजिए कि यहाँ पे आप वोल्टेज की वैल्यू वेरी करोगे तो बीटा पार्टिकल्स के लिए ग्राफ ऐसा आएगा, अल्फा पार्टिकल्स के लिए थोड़ा ऊपर आएगा और संतृप्त धारा के लिए ग्राफ यहाँ पर आएगा। इसमें कोई खास बात नहीं है, बस एक ग्राफ है जो कि ये बताता है कि आयनन कक्ष का जो वोल्टेज रीजन है वो कितना है, बस इतना सा रीजन है। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स के लिए, और इससे नीचे यदि है तो बीटा कण है। ठीक है, और इससे यदि ऊपर है तो सॉरी इससे यदि ऊपर है तो धारा क्या हो जाएगी? संतृप्त हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो एडवांटेज, सबसे मेन एडवांटेज क्या है इसका? कि यह हाई आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या हुआ? यह हाई आयोनाइजिंग पावर के जो पार्टिकल है, ठीक है, उनको क्या करता है? डिटेक्ट करता है। अब डिटेक्ट करता है, ठीक है, पहली बात। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है? कि यह उदासीन परमाणु न्यूट्रॉन को भी क्या करता है? डिटेक्ट करता है। आपको थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि सर ऐसे कैसे हो गया? तो यह न्यूट्रॉन को भी क्या करता है? डिटेक्ट करता है। बस सिंपल सी एक कंडीशन है, न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करवाने के लिए आयोनाइजेशन चैम्बर में जो भरी हुई गैस है ना, उसको आप क्या कर दीजिए? खाली कर दीजिए, और इसकी जगह आप क्या लगा दीजिए? BF3 भर दीजिए इसमें। कौन सी गैस? यदि आप BF3 गैस इसमें भर दो, ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन को भी क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है। तो दो एडवांटेज हुए। यदि आप लिखना चाहो तो सिंपल आप लिख सकते हो। पहला एडवांटेज तो क्या है स्टूडेंट? कि ये हाई आयोनाइजिंग पावर के इस पार्टिकल्स को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। और सेकंड थिंग ये है कि न्यूट्रॉन को भी डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जो आयोनाइजेशन चैम्बर में गैस भरी हुई है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको निकालिए और इसकी जगह BF3 भर दीजिए, न्यूट्रॉन को भी क्या कर लेगा? डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद अपन स्टूडेंट पढ़ते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब होती है कमियां। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो मेन ड्रॉबैक रहता है कि यह लो आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर सकता, अर्थात लो आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल को यह क्या नहीं करता? पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं करता, डिटेक्ट नहीं करता। बस ये इसका क्या रहता है? एक ड्रॉबैक रहता है। अच्छा, इसका एक मेन ड्रॉबैक ये भी रहता है स्टूडेंट कि इसमें टाइम लैग होता है। इसमें टाइम लैग मतलब समय पश्चता। समय पश्चता क्या करती है? कुछ मिली सेकेंड्स की होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप न्यूट्रॉन्स गुजार रहे हो, ठीक है, अब धीरे धीरे न्यूट्रॉन्स गुजार रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे न्यूट्रॉन्स मतलब सॉरी यहाँ पे जो आप हाई आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल इस पे से गुजार रहे हो, तो आप धीरे धीरे गुजार रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आपने गुजारा, 1 सेकेंड रुक गए, वापस गुजारा, 1 सेकेंड रुक गए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक साथ ही क्या करते हो? जैसे मान लीजिए कि लाखों करोड़ों एक साथ ही पार्टिकल्स क्या कर रहे हो? गुजार रहे हो, तब यह डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ करेगा, बट इसमें क्या आ जाएगा? टाइम लैग आ जाएगा कुछ मिली सेकेंड का। ठीक है, बट ये अभिक्रियाओं में ये भी थोड़ा क्या रहता है कि भाई मैटर करता है। अब आप कहोगे सब कुछ मिली सेकेंड तो पता भी नहीं चलेगा, बट इसका ड्रॉबैक क्या रहता है कि यदि कुछ मिली सेकेंड रुका, कुछ ऐसे पार्टिकल है जो आगे निकल जाएंगे तो उनको तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा ना। तो दैट्स व्हाई क्या रहता है कि ये थोड़ा सा इसका क्या रहता है? ड्रॉबैक रहता है। हाँ, यदि आप आराम से पार्टिकल गुजारो, कुछ सेकेंड्स का आप गैप रखते हुए, तब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ये था स्टूडेंट आपका आयोनाइजेशन चैम्बर, जिसको आज हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि आप इसका बेसिक समझ सको। अब ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना सा है कि आपको इन वन वीडियो आपको कंप्लीट इसकी स्ट्रक्चर, वर्किंग, ग्राफ्स, एडवांटेज, ड्रॉबैक वगैरह आपको क्या कर सके?
क्लियर कर सकें। तो आई होप स्टूडेंट अब आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। हाँ, आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि किताब में थोड़ा सा अलग है, कुछ कैलकुलेशन है, अब वो कोई ज़्यादा नहीं है, कालांक वगैरह टीसी करके है ना, Q बराबर CV। यदि आपको C निकालना हो तो Q और V का पता हो तो आप C निकाल सकते हो, ऐसे कुछ, सॉरी आपको C पता है, Q पता है तो आप वोल्टेज निकाल सकते हो, वोल्टेज से आप अप्लाई करके जितने भी पार्टिकल्स और रिकम्बाइन होते हैं उनकी संख्या निकाल सकते हो, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। बट एग्जाम में जिस हिसाब से पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ये क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो समझ आया होगा। फिर भी आपको आयोनाइजेशन चैम्बर से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज तथा कोई भी डाउट रहते हैं तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।